Hello everyone. Today I will discuss about meiosis. तो meiosis सबसे इम्पोर्टेंट डिवीज़न है सेल डिवीज़न में. meiosis was discovered by Oscar Hartwig in sea urchin. तो मियोसिस की सबसे पहले डिस्कवरी की अगर बात करें तो वो हार्टविग ने किया था. कहाँ पर? सी अर्चिन में. लेकिन टर्म किसने दिया था? बट टर्म मियोसिस वाज कॉइन्ड बाई. अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है. मियोसिस वर्ड का प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पर है फार्मर एंड मोरे in 1905. अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ मियोसिस. इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है. इसके पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे इसके दो पार्ट्स हैं. तो सबसे पहले पार्ट को बोला जाएगा मियोसिस फर्स्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है मियोसिस सेकंड. मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन भी बोल सकते हैं, रिडक्शन डिवीजन, या फिर इसको हेटेरोट्रिपिक डिवीजन भी बोला जाता है. हेटेरोटिपिक डिवीजन, इस तरह से इसका दो नाम हो गया. इसको अगर देखें तो ये माइटोसिस के जैसा होता है और इसीलिए इसका नाम है इक्वेशनल डिवीज़न और होमोटिपिक डिवीज़न. तो यहाँ पर अभी हमने इनके दो दो नाम देख लिए. कौन सा स्टेप होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेज फर्स्ट. ये फर्स्ट है तो यहाँ पे सारे फर्स्ट होंगे. दूसरा है मेटाफेज फर्स्ट, इसके बाद है एनाफेज फर्स्ट, और लास्ट में टीलोफेज फर्स्ट. ये सीक्वेंस भी पता होना चाहिए. इससे लॉन्गेस्ट प्रोफेज फर्स्ट होगा, तो यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट फेज की तरह से, क्योंकि इसके 5 सब फेजेज भी होते हैं. इसके 5 सब फेजेज को, और ये सीक्वेंस इसका बहुत इम्पोर्टेंट है. पहले का नाम लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैचिटीन, चौथा है डिप्लोटीन, और फिफ्थ डायकाइनेसिस. तो इसको सीक्वेंस में कई बार जो है मेडिकल एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है. इसको अगर याद करना है तो आप कई तरह से याद कर सकते हैं. जैसे इन सब के इनिशियल को यहाँ पे लिख लेते हैं LZPDD. अब इसको सब लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं. तो एक यहाँ पे आप इस तरह से याद रखेंगे, लल्लू जरा पानी दे दो. अब यहाँ पर ये L है, ये Z है, ये P और ये D और ये D. तो इन सब के इनिशियल से आप इसको याद कर सकते हैं. अब ये जो यहाँ पे आप इतने 5 सब स्टेजेस देख रहे हैं, ये किस पर बेस्ड है? क्रोमोजोम के बिहेवियर पर. तो यहाँ पे लिखेंगे बेस्ड ऑन क्रोमोजोम्स बिहेवियर. किस तरह से वो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा. अब यहाँ पे ये तो पूरा कंप्लीट हो गया. इसके बाद ये वाला स्टेप है. अब यहाँ पे देखते हैं इसके कौन कौन से फेजेज है. इसके 4 फेजेज हैं. जैसे यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे क्या लगाएंगे? सेकंड लगा देंगे. प्रोफेज
सेकेंड हो जाएगा, मेटाफेज सेकेंड हो जाएगा, इसके बाद ऑब्वियस है कि एनाफेज सेकेंड आएगा और लास्ट में आ जाएगा टीलोफेज सेकेंड। तो यहाँ पर देखें कि 2 डिवीजन के क्या क्या स्टेप कंप्लीट हो गए। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझना है, इन दोनों डिवीजन के बीच एक छोटा सा गैप होगा, उस गैप को क्या बोला जाता है ये भी ध्यान रखना है, इसको बोलेंगे इंटरकाइनेसिस। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म को देखना है किसने टर्म प्रोवाइड किया। मियोसिस टर्म तो इन फार्मर एंड मोरे ने दिया, लेकिन M1 and M2 was termed by ग्रीगोयर। हालांकि ये उतना पॉपुलर नहीं है जितना कि ये नाम पॉपुलर है। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड किसने बताया था? ग्रीगोयर ने। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लेप्टोटीन क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट। इसमें आपको पता है क्या क्या है, L Z P D D। अब इसी के सीक्वेंस में हमको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, लेप्टोटीन। फर्स्ट वन इज द लेप्टोटीन। इसको और किस नाम से बोलेंगे? इसको लेप्टोनेमा भी बोला जाएगा, क्योंकि टीन और नेमा दोनों का मतलब थ्रेड होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये लेप्टो लिखा है इसका क्या मीनिंग है, इसको आप समझेंगे थिन से। तो ये फेजेस कैसा हो जाता है, थिन थ्रेड फेज। थ्रेड का मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम से। इसके लिए एक डायग्राम यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं। ये इसका डायग्राम हो गया। अब इसमें ये न्यूक्लियस, इस तरह से न्यूक्लियस, यहाँ पर ये न्यूक्लियोलस। अब चलते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम कैसे होगा उसको बना लेते हैं। ये अब देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से ये क्रोमोसोम बना लिया। तो ये हो गया क्रोमोसोम, एक ये हो गया, ये इसका सेंट्रोमियर। एक और क्रोमोसोम लेके चलते हैं। कुल 4 क्रोमोसोम बना लेते हैं क्योंकि हमको रिड्यूस भी करना है। तो ये हो गया 2 क्रोमोसोम। अब इसमें कुछ इस तरह से भी और क्रोमोसोम बना लेते हैं। एक ये हो गया तीसरा, इसका ये सेंट्रोमियर है। अब एक यहाँ पे चौथा भी बना लेते हैं, फोर्थ वन। ये हुआ चौथा क्रोमोसोम। अब यहाँ पर इसके ऊपर कुछ इस तरह से बीडेड स्ट्रक्चर भी दिखाई पड़ता है। अब ये बीडेड स्ट्रक्चर क्या होता है इसको भी देखेंगे। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, इधर कहीं पर होगा सेंट्रोसोम। अब आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये सारा का सारा क्रोमोसोम एक साइड में कन्वर्ज हो गया है और वो साइड है सेंट्रोसोम का साइड। अब इस तरह से ये बुके का अपीयरेंस ले लेता है और इसको बुके स्टेज भी बोला जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, सेंट्रोसोम। अब यहाँ पर ये क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। ये न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन। पहला पॉइंट ये है कि क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली बिकम विजिबल, ये दिखाई देने लगता अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो कॉम्पैक्शन है, यानी कि इस क्रोमोसोम में जो थिकनिंग है वो
कंटिन्यू रहती है पूरे लेप्टोटीन स्टेज में। तो यहाँ पे पॉइंट दूसरा हुआ कंडेंसेशन और कॉम्पैक्शन कंटिन्यू थ्रू आउट द लेप्टोटीन, यानी कि पूरे लेप्टोटीन पर ये कॉम्पैक्शन होता रहता है। अब इसके बाद ये तो दोनों पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन है, लेकिन कुछ बातें और आपको ध्यान में रखना है, वो हम एक्स्ट्रा यहाँ पे देखिए बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल द क्रोमोसोम्स कन्वर्ज टूवर्ड्स द साइड ऑफ सेंट्रोसोम and appears as बूके, ये बूके की तरह दिखाई पड़ता है। Hence लेप्टोटीन हैज, ये हुआ बूके स्टेज, क्रोमोजोम के ये अपीयरेंस की वजह से बोला गया है। जनरली किस में होता है? इन एनिमल्स में इस तरह का ये केस आपको दिखाई पड़ेगा। इस सिमिलर केस इन प्लांट्स, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं जैसे कि लिलियम, द कंडीशन इज नोन एज सिंजेटिक नॉट। तो ये भी आपको गाइड में मिल जाएगा क्वेश्चन। तो जो क्रोमोजोम्स है इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बीडेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है? यहाँ पर देखिए, इसको बोला जाता है क्रोमोमियर्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्रोमोजोम्स हैव बीडेड अपीयरेंस ड्यू टू क्रोमोमेयर। अब ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया? AFMC का क्वेश्चन था, MPPMT का क्वेश्चन था। तो इस तरह से आपको इसको देख लेना है। क्रोमोजोम्स अपीयर्स एज लॉन्ग एंड थिन थ्रेड्स। तो ये जो नाम दिया गया है लेप्टोटीन, आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं कि लेप्टो का मतलब क्या बताया था? थिन। तो इतना पॉइंट आपको कम से कम लेप्टोटीन में याद रखना पड़ेगा। तो लेप्टोटीन फिनिश करने के बाद अब हमको देखना है जाइगोटीन। बहुत इम्पॉर्टेंट है, सारा स्टेप ही इसका इम्पॉर्टेंट है। जाइगोटीन बोलिए, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? जाइगोनिमा। इसका तीसरा नाम है सिनैप्टोटीन। इसका एक नाम और बोल सकते हैं सिनैप्टोनिमा। तो कुल 4 नाम है। अब यहाँ पर ये दोनों वर्ड जाइगो तो यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब एक ही जैसा है। सिनैप्टो यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ यानी कि दोनों एक जैसा है। अब यहाँ पे ये जो जाइगो लिखा हुआ है इसका मतलब आप पेयर समझेंगे, और जो सिनैप्टो लिखा हुआ है इसका मतलब आप टुगेदर समझेंगे, यानी कि पास पास आने को बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये इस तरह से, ये हुआ सेल, इसके अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने न्यूक्लियस को भी बना लिया। ये न्यूक्लियोलस है। अब इसमें 4 क्रोमोसोम हमने लिया था, अब उन्हीं चारों क्रोमोसोम को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। एक तो ये हो गया, इसके साथ पेयरिंग में जो भी कुछ आएगा वो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ पर देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम की खास पहचान है, लगभग सेम लेंथ का होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ जीन्स होना चाहिए, सेम पोजीशन होना चाहिए सेंट्रोमियर की। अब यहाँ पर इसको इस तरह से दूसरा क्रोमोसोम, दूसरा पेयर वाला क्रोमोसोम, तो ये हो गया
इस तरह से। देखिए यहाँ पर लिखा है ना पेयर, तो हमने यहाँ पेयर बनाया हुआ, और टुगेदर का मतलब साथ साथ आ जाते हैं। मान लिया इधर उधर क्रोमोसोम है तो इस वाले स्टेज में साथ साथ आ जाएंगे। तो ये हुआ पेयर, ये भी हुआ पेयर। इस पेयर को किस नाम से बोलते हैं? इसको बोलेंगे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरह से यहाँ पे पेयर करेगा। अब जो प्रोसेस ऑफ पेयरिंग है उसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन, या फिर आप इसको पेयरिंग भी बोल सकते हैं। पेयरिंग कॉल्ड एज, इसका नाम होगा सिनैप्सिस, इस तरह से। तो यहाँ पर ये प्रोसेस ऑफ जो पेयरिंग है इसको आप याद रखेंगे। इस वर्ड का प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर इसको भी देखेंगे, टर्न्ड बाय चार्ल्स एस शेरिंगटन। अब ये जो क्रोमोसोम आप देख रहे हैं इसको बोला क्या जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे पेयर्ड क्रोमोसोम। पेयर्ड क्रोमोसोम को क्या बोला जाएगा? कॉल्ड एज बाइवेलेंट। बाइवेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका कंपोनेंट पूछा जाता है। कंसिस्ट ऑफ, अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा बाइवेलेंट है, तो 2 सेंट्रोमियर यानी कि जो 2 डॉट दिख रहा है वो है 2 सेंट्रोमियर्स। ये क्वेश्चन आ चुका है। जितना सेंट्रोमियर रहेगा उतना ही क्रोमोसोम रहेगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 क्रोमोसोम्स। और यहाँ पे 4 क्रोमेटिड है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लास्ट हो जाएगा 4 क्रोमेटिड्स। तो ये ऑप्शन में दिया रहता है, तो इसको आप यहाँ से पिक कर लेंगे। अब यहाँ पे 4 क्रोमेटिड है, ये देखिए 4 क्रोमेटिड्स है, इसीलिए इस बाइवेलेंट को और किस नाम से बोला जाता है? आल्सो कॉल्ड एज टेट्राएड। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें इस पेयर को, तो कैसे दिखाई पड़ता है इसको अब यहाँ पे देखते हैं। ये वाला क्रोमोसोम यहाँ पे बना लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे दिखाई पड़ेगा। ये हुआ इसका पहला क्रोमोसोम। अब रेड वाला भी क्रोमोसोम यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे खास पहचान ये है, कैसा क्रोमोसोम होना चाहिए? होमोलोगस, इसको ज़रूर याद रखेंगे। अब ये स्ट्रक्चर है बाइवेलेंट का, लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि इलेक्ट्रॉन जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसमें कुछ एक अलग से स्ट्रक्चर समझ में आया, और उसको बोला गया सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये अब इस कॉम्प्लेक्स को अगर देखें तो यहाँ पे एक ये सेंट्रल फिलामेंट है, और इसके इस साइड में लैटरल फिलामेंट भी लगा होता है। जैसे कि ये हम बना रहे हैं, इसको आप लैटरल फिलामेंट समझेंगे। ये वाला पोर्शन ग्रीन वाला, ये है सेंट्रल फिलामेंट। सेंट्रल फिलामेंट की संख्या यहाँ पे आपको 1 नज़र आ रही है, और जो ये ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है ये और ये 2 लैटरल फिलामेंट है। लैटरल फिलामेंट। अब चूंकि टोटल 3 हो गया है, तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना था, इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है? SC, सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसका पूरा नाम है। तो सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर, इसमें ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर, यानी कि 3 लेयर है, 2 इसका और 1 इसका। तो इसको क्या समझेंगे यहाँ पर? Synaptonymal complex is a tripartite यानी कि 3 layered स्ट्रक्चर। ट्राईपार्टाइट यानी कि 3 लेयर्ड प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे जो प्रोटीन है
उस प्रोटीन का नाम है यूबीक्यूटिन। ये कब दिखाई पड़ेगा? तो यहाँ पे लिखेंगे विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये पता चला कि इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ हुआ। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑल्दो bivalent are formed in zygote, but it is more clearly visible in next stage। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज क्या है? तो नेक्स्ट स्टेज जाइगोटिन के बाद आता है पैचिटिन, वेयर इट इज कॉल्ड एज टेट्रेड। तो टेट्रेड वर्ड पैचिटिन में यूज होगा। तो इस तरह से आपने इसको देख लिया, ये हुआ बाइवेलेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आपको समझना है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच ही पेयरिंग की होती है। अगर हम कह दें कि ये वाला जो क्रोमोसोम है ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी कलर के लिए ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कलर वाले के लिए लेंथ वाले के साथ कंबाइन कर जाए, तब तो म्यूटेशन हो जाएगा। इसमें से एक पोर्शन मदर से मिलता है और तो दूसरा पोर्शन फादर से मिलता है। लेकिन गैमीट बनाने के दौरान ये दोनों में एक्सचेंज होता है, जो कि नेक्स्ट स्टेज में होता है। ये हमारा नंबर बी था। यहाँ पे नंबर सी है पैचिटिन। तो यहाँ पर नेक्स्ट है पैचिटिन। पैचिटिन बोलिए या फिर पैचिनेमा बोलिए, आप इसको दो तरह से बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे सभी वर्ड का मतलब बताया, तो इसका भी मतलब आप ध्यान रखेंगे, ये होता है थिक। इसकी एक खास बात है जो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। इसको भी समझने के लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए डायग्राम यहाँ पे फटाफट बना लेते हैं। इस तरह से हुआ एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। इसमें आपको पता ही है क्या वही चीज़ होगी। ये ब्लू वाला क्रोमोसोम था, इसके बाद वहाँ पे कौन सा है, हालांकि उल्टा हमने कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये इस तरह से था और यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा कौन सा, रेड वाला और ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाला हो गया, इसके बाद ये हो जाएगा रेड वाला। अब यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है कि क्रॉसिंग ओवर जो लिखा है ये क्या होता है। इसके लिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, इतना पोर्शन इधर का आपको बता रहे हैं, इन दोनों का ये टूट करके इस तरह से एक्सचेंज हो जाता है। इधर का पोर्शन टूटेगा, इसमें चला जाएगा, और इधर का टूट करके इसमें चला जाता है। अब इसको इलेबोरेट करके बनाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से एक्सचेंज होता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर ये वाला क्रोमोसोम नीचे की ओर इस तरह से बना लिया जाए। तो देखिए एक हमने ये ब्लू वाला क्रोमोसोम बना लिया, एक ग्रीन वाला भी यहाँ पे बना लेते हैं। ये देखिए ग्रीन वाला हो गया। अब इन दोनों की अगर बात करें तो इसको बोला जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये सब वर्ड ध्यान में रखना पड़ेगा। और इन दोनों को किस नाम से बोला जाता है? ये भी सिस्टर क्रोमैटिड है क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के हैं, तो ये भी हुआ सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन इन दोनों को, ये वाला और ये वाला जो क्रोमोसोम है, इसको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे। और इसी के बीच क्रॉसिंग ओवर को समझना है। क्रॉसिंग ओवर इसके और इसके बीच होगी, इन दोनों में नहीं होगी, ना तो इन दोनों में, यानी कि इन दोनों में होगी। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर जब भी होगा तो इसका पोर्शन इस तरह से टूटेगा, यानी कि पहले होगी
निकिंग या ब्रेकिंग। तो अगर यहाँ पे इस तरह से टूट गया तो देखिए कैसे यहाँ पर इसको हमने इस तरह से अलग कर दिया। देखिए ये हो गया इस तरह से, यहाँ पर भी इस तरह से अलग हो गया, तो इसको बोला जाएगा निकिंग या ब्रेकिंग। यहाँ पे खास तरह का स्ट्रक्चर और होता है जो कि हेल्प करता है इसमें, ये है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, इसको बाद में देखेंगे। अब इसके बाद ये क्या होगा, अब ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब ये वाला इधर जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन इधर आ गया और ये इधर चला जाएगा और एक्सचेंज होने के बाद जुड़ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, ये इधर की ओर जाएगा और ये इधर की ओर आकर के जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ के देखते हैं कि कैसे दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं कैसे दिखाई पड़ेगा क्रोमोसोम। तो फटाफट इस तरह से हमने बना लिया एक ये, इसके बाद इधर हो जाएगा ग्रीन वाला। अभी हमने कहा था ये जुड़ेगा, तो यहाँ पे कैसे इसको इतना पोर्शन हटा दें, इधर का भी इतना पोर्शन हटा दें, इधर का भी। तो इस तरह से एक्सचेंज होने के बाद इधर का ग्रीन पार्ट इसमें ऐड होगा। तो ज़रा देखिएगा ये इतना ग्रीन वाला पोर्शन इधर ऐड हो गया और यहाँ पर भी ये ग्रीन वाला इधर ऐड हो गया। तो आप यहाँ पे इसको एक्सचेंज पार्ट समझ सकते हैं। और इधर की ओर क्या होगा, यहाँ पर भी देखिए ये हो गया एक्सचेंज। तो इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसको बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। चूँकि बाद में टूट करके जुड़ गया है इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, रिकॉम्बिनेशन। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, क्रॉस ओवर पार्ट। अब यहाँ पर ये जो रेड डॉट बना हुआ है ये क्या है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो यहाँ पे लिखेंगे ये है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इसको आर नोड्यूल भी बोल सकते हैं। इट एक्ट्स एज एंजाइम, एंजाइम की तरह से काम करता है। इसका मतलब क्या, इट मीन्स क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। ये जो एंजाइम है इस एंजाइम को आप समझ सकते हैं रिकॉम्बिनेज। जो क्रॉसिंग ओवर था ये किसके बीच होता है, तो इट टेक्स प्लेस, यहाँ पे देखिए आपको बताया था नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ, किसका होना चाहिए, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इस तरह से यहाँ पे हेट्रोलोगस हो जाए तो गलत हो जाएगा, सिस्टर हो जाए तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा उसको ज़रूर देखिएगा। अब क्रॉसिंग ओवर क्या करता है या किस में लीड होता है, क्रॉसिंग ओवर लीड्स इनटू रिकॉम्बिनेशन। इस तरह का स्टेटमेंट नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे समझेंगे कि क्रॉसिंग ओवर इसमें लीड करता है, तो देखिए कैसे यहाँ पे आपको समझना है। फर्स्ट क्या हो रहा है, ब्रेकिंग। यहाँ पे ये टूट रहा है, देखिए यहाँ पे टूट गया। इस ब्रेकिंग को क्या बोल सकते हैं, निकिंग भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, देन एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए इधर का पोर्शन इधर चला गया, एक्सचेंज हो गया। फाइनली रीज्वाइन, ये फिर से जुड़ जाता है। अब जो यहाँ पे लिखा है रीज्वाइन, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो रीज्वाइन वर्ड लिखा है यही तो रिकॉम्बिनेशन हुआ। तो यहाँ पे इतना प्रोसेस ये आपको समझना है। तो अभी तक हमने क्या देखा, पैचिटिन। पैचिटिन में आपको क्या बताया था, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये है कि ये वेरिएशन को क्रिएट्स करता है।
इट क्रिएट्स वेरिएशन। अब वेरिएशन से क्या होगा, कॉजेज इवोल्यूशन। तो यहाँ पर ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको ये वेरिएशन का पॉइंट याद रखना है और इसी की वजह से इवोल्यूशन होता है। अब हम लोग को देखना है डिप्लोटीन। तो डी नंबर पर है डिप्लोटीन। इसको आप डिप्लोनिमा भी बोल सकते हैं। अब डिप्लो में जो ये डिप्लो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है टू। तो इसका डायग्राम यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। अब क्रोमोसोम बनाएंगे जैसे जैसे वहाँ पे हमने देखा था। तो इस क्रोमोसोम को यहाँ पर ये इधर ग्रीन वाला बना लेते हैं, फिर इधर की ओर ब्लू वाला। अब यहाँ पे जब बनाएंगे तो ध्यान रखिए इसको इससे टच करते हुए बनाना पड़ेगा, लाइक दिस। यहाँ पे देखिए हमने टच करते हुए बना दी। ये पोर्शन बीच से सेपरेट हो रहा है। जब सेपरेट होता है तो ये यहाँ पर अटैच रहता है, यानी कि पूरे जगह से शुरुआत में सेपरेट नहीं होता। तो अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह से हो गया। इसके बाद इसको भी यहाँ पे टच करते हुए यहाँ पे बना लेना है। ये देखिए यहाँ पे देखिए छूट गया है तो यहाँ पे टच कर दे रहे हैं न्यूक्लियोलस। अगर इसको आप गौर से देखेंगे तो ये आपको एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। देखिए इसको हम कुछ कुछ एक्स का जैसा बना लेते हैं, जैसे आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये एक्स के जैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी ऐसे आपको नज़र आना चाहिए। एक्स ये है ये। अब ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। अगर इसको बोलना है टेक्निकल वर्ड में तो इसको बोलते हैं काइज़मा। इसका प्लूरल क्या होता है, काइज़मा सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल होता है काइज़मेटा। तो यहाँ पर देखिए एक ये काइज़मा एक ये, तो एक काइज़मेटा फॉर्मेशन हो। ग्रीक वर्ड में ची का मतलब होता है, यहाँ पे जो ची लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एक्स, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा बोला गया है। अब यहाँ पे जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो डिज़ोल्व होना शुरू कर देता है। जब डिज़ोल्व होगा तो सारे जगह से डिज़ोल्व नहीं करता है, यहाँ पे एंड्स में अटैच रहता है और इस तरह का स्ट्रक्चर अपीयर होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट डिज़ोल्विंग, ये डिज़ोल्व हो रहा है। एंड इससे होता क्या है, एनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक्स देयरफॉर बाइवैलेंट सेपरेशन स्टार्ट। यहाँ पे बाइवैलेंट अब अलग अलग होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है एक नहीं अब दो हो गया है, तभी ये इसको दो या डिप्लोटीन के नाम से बोला जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे देखेंगे डिज़ोल्विंग वाला, फिर यहाँ पे सेपरेशन वाला पॉइंट, ये याद रखना है। अब ये जो फेज है कैसे और समझना है, व्हेन सेपरेशन ऑफ SC occurs, chromosomes may attached at one or more point which appears as X-shaped, जिसको बोलते हैं काइज़मेटा फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको मोटा मोटा क्या समझ में आया कि डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में काइज़मेटा फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे लिखना है इन सम वर्टिब्रेट्स oocyte मतलब यहाँ पे एक की बात कर रहे हैं,
डिप्लोटीन स्टेज में परसिस्ट और मंथ्स और ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि इन पांचों में ये सबसे बड़ा है चारों में से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फर्स्ट भी सबसे बड़ा क्योंकि 5 फेजेज है, लेकिन इन पांचों में से ये सबसे बड़ा है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं। हेंस एमंग, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं LZPDD। इसकी बात करें, डिप्लोटीन इज द लॉन्गेस्ट फेज। अब जब इस फेज में एग्जिस्ट करता है तो इसके जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक्सपैंड करने लगते हैं और लैम्प ब्रश का शेप ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसको इधर देखते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलते हैं डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम हमने इस तरह से बना लिया, ये देखिए। इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं। अब ये जो है आपको समझना है कि ये ऐसे हो गया, ये भी आपको देखना कि ऐसे हो गया, ये भी आपको लगेगा ये ऐसे हो गया। इस तरह से ये एक ब्रश का अपीयरेंस देने लगता है, ये देखिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पर एक्स शेप यहाँ पे ले रहा है ये। तो ये वाला पोर्शन आप समझेंगे क्या है, काइज़मेटा। ये है काइज़मा, ये भी काइज़मा है। तो यहाँ पर ये काइज़मेटा हो जाएगा दोनों मिला करके। अब ये क्या है, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम जो कि डिप्लोटीन में ही पाया जाता है, डिस्कवर्ड बाई फ्लेमिंग एंड टर्न बाई। और ये नाम किसने दिया कि इसका नाम लैम्प ब्रश है, टर्न बाई साइंटिस्ट का नाम है रिकर्ट। तो इस तरह से टर्म हो गया, ये इन्होंने डिस्कवरी की। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। एक तो ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, दूसरा यहाँ पर ये महीनों सालों तक एग्जिस्ट कर सकता है इसलिए लॉन्गेस्ट फेज है, और तीसरा यहाँ पर लैम्प ब्रश। अब इसके वाला यहाँ पे जो फेज है ई नंबर पे वो है डायकाइनेसिस। हमको डायकाइनेसिस के बारे में देखना है, तो इसमें सीधे सीधे पॉइंट लिख दे रहे हैं। इन दिस काइज़मेटा टर्मिनेट्स, यानी कि ये हट जाएगा। 10 टर्मिनलाइजेशन अकर्स हेयर। यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रोफेज के बाद हमको समझना है यहाँ पर प्रोफेज पर बी मेटाफेज फर्स्ट। प्रोफेज के बाद अब हम लोगों को देखना है मेटाफेज फर्स्ट। ये देखिए, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया। ये अब 4 क्रोमोसोम जो लेके चले थे ये इक्वेटर के ऊपर और नीचे इकट्ठा हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पर ये एग्जैक्टली बीचों बीच वाला पोर्शन क्या है, इक्वेटर। ये इक्वेटर है। इसके ऊपर यहाँ पे देखिए इस तरह से एक ये क्रोमोसोम हमने बनाया और एक ये, और इसके नीचे ये ब्लू वाला है। तो ब्लू वाला भी अब यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं। इधर कौन सा है, रेड और ब्लैक। तो यहाँ पर ये हो गया ब्लैक वाला क्रोमोसोम और इसके नीचे ये हो जाएगा रेड वाला क्रोमोसोम। ये वाला क्रोमोसोम जो देख रहे हैं इसी तरह से वहाँ पे हमने बना दिया, लेकिन ये ऊपर नीचे अरेंज हुआ है, इक्वेटर के ऊपर और नीचे। अब इसमें से आपको समझना इस वाले पार्ट में क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर
नॉन सिस्टर वाला। तो यहाँ पे इसको इस तरह से समझना है, और यहाँ पर ये ब्लू वाला पोर्शन आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि ये एक्सचेंज इतना पार्ट इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये इसको ग्रीन समझ लीजिए आप पूरा इस तरह से। तो ये अब आपके दिमाग होना चाहिए ये वाला पार्ट क्रॉसिंग ओवर किया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये रेड वाला हो जाएगा इतना पोर्शन, देखिए ये रेड हो गया। अब इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा। तो इसका मतलब इतना पोर्शन जो है क्रॉस ओवर वाला पार्ट है। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये समझना है, ये इक्वेटर था, इसके ये ऊपर और नीचे लगाओ, एग्जैक्ट इक्वेटर पर नहीं लगता, जबकि माइटोसिस वाले मेटाफेज में ठीक इक्वेटर पर क्रोमोसोम लग गया था, यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर नीचे लगा हुआ है। तो यही डिफरेंस भी आपको यहाँ पे समझना है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए, इसमें एक पॉइंट छूट गया, अभी उसको भी देख लेते हैं। अब ये है हमारा सेंट्रियोल, इससे ध्यान से देखिएगा, इधर की ओर से निकलेगा क्रोमोसोमल फाइबर और ये अटैच हो जाएगा, यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से भी, सब तरह से अटैच हो जाएगा यहाँ पर। और ये बिल्कुल वैसे है जैसा मेटाफेज की तरह से, यहाँ पे पोल टू पोल, यहाँ पे कुछ जाएगा कुछ नहीं जाएगा पोल टू पोल वाले में। तो इस तरह से ये अपीयरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये क्रोमोसोम कैसे लगा हुआ है, chromosomes are aligned on the double metaphasic प्लेट, या फिर इसको बोल सकते हैं डबल इक्वेटोरियल फेज, इक्वेटोरियल प्लेट। तो ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें पॉइंट जो यहाँ पे छूट गया था उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स, टूटने लगता है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर करेगा, डिसअपीयर। और यहाँ पर ये जो डाइकाइनेसिस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज फर्स्ट। तो ये मेटाफेज फर्स्ट आपने यहाँ पे देखा है, ये मेटाफेज फर्स्ट हो गया। अब मेटाफेज फर्स्ट में एक पॉइंट अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि यहाँ से ये जो फाइबर है ये निकल के होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। तो चलिए इसको भी मेंशन कर दे रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर्स arise from ester which joins with क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम पे कहाँ पे ज्वाइन करता है, इसका काइंटोकोर होगा। तो इस तरह से आपने ये देख लिया मेटाफेज फर्स्ट। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है प्रोफेज फर्स्ट कि ये पूरे 5 सब स्टेजेस, मेटाफेज फर्स्ट भी देख लिया। अब हमको देखना है एनाफेज फर्स्ट। तो चलते हैं एनाफेज फर्स्ट की तरफ। एनाफेज फर्स्ट, ये डायग्राम इसका, ये सेल हो गया, ये इसका हो गया एस्टर, इधर
इस तरह से टैक्टाइल फाइबर, यहाँ पर क्रोमोसोम्स इस तरह से, ये देखिए ये जो सेपरेटेड क्रोमोसोम था वो इस तरह से अलग हो गया। इधर वाला भी बना लेते हैं अभी, ये देखिए ये हो गया। अब इधर वाला, इसके सामने जो था वो ब्लू कलर का था, यानी कि इसका होमोलोगस इधर की ओर अलग हो गया और इसका होमोलोगस इधर की ओर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए सेपरेशन यहाँ पर हो गया। अब आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि ये इतना पोर्शन यहाँ से, ये जो अभी यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं, ये एक्सचेंज हुआ पार्ट है, इसको दिमाग में रखना। बाहर वाला नहीं, अंदर वाला पोर्शन एक्सचेंज किया हुआ पार्ट है। बीच बीच में यहाँ पर फाइबर डेवलप हो जाता है, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह से, और इसका नाम है इंटरजोनल फाइबर्स। इंटरजोनल फाइबर। मेटाफेज फर्स्ट में भी वही चीज़ था, क्रोमोसोमल फाइबर, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फाइबर। यहाँ पर भी ऐसा ही है, जो कि माइटोसिस के जैसा है। अब यहाँ पे अगर गौर करके देखेंगे तो ये इधर की ओर मूव किया है क्रोमोसोम, और ये वाला इधर की ओर मूव किया है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखेंगे, इक्वेटर के आसपास था, अब इधर गया, यहाँ पर ये इधर की ओर चला गया। ये जो अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट है, उससे क्या पता चलता है कि सिनेप्सिस अब हो गया ख़त्म। तो यहाँ पे लिखेंगे बाईवैलेंट क्रोमोसोम बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स अंडरगो डीसिनेप्सिस, यानी कि यहाँ पे ये अलग हो गया। सिनेप्सिस मीन्स आपको बताया था जुड़े रहना, अभी अलग हो रहा है तो उसको यही बोला जाएगा। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, डिसजंक्शन फॉर्मिंग। क्या बना देगा, अब ऊपर क्या लिखा था बाईवैलेंट, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मोनोवैलेंट। इसको आपको पहले क्या बताया था, टेट्राइड के नाम से भी, तो ये था टेट्राइड। अगर यहाँ पर ये मोनोवैलेंट जाएगा डायड, तो बाईवैलेंट से मोनोवैलेंट, या बोल सकते हैं टेट्राइड से डायड बन गया। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसा ना हो तो पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन आ जाएगी, पूरा का पूरा ये क्रोमोसोम गैमीट में चला जाएगा। गैमीट में 4 क्रोमोसोम से चले थे तो 2 ही क्रोमोसोम आना चाहिए, तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि 2 क्रोमोसोम अलग हो गया। तो ये यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि इट मीन्स एनाफेज फर्स्ट इज द रियल रिडक्शन फेज। मियोसिस फर्स्ट को तो बोलते हैं, लेकिन ये रियल रिडक्शन फेज है। अगर ऐसा ना हो तो हो जाए गड़बड़। तो यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं, इफ़ बाईवैलेंट यानी कि टेट्राइड डू नॉट सेपरेटेड, देन पॉलीप्लॉइडी अकर्स। ये पॉलीप्लॉइडी म्यूटेशन का पार्ट है, ठीक। अब कहते हैं ये किसकी वजह से क्रिएट हो सकता है, इट मे बी कॉज्ड बाई। अब ये किसकी वजह से होता है, यहाँ पे देखेंगे एक तरह का एल्कोलाइड है, उसका नाम है कॉल्चिसिन, ठीक, विच कॉजेज डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर हर एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये करता क्या, आंसर ये लिखा हुआ है क्रोमोसोम। अब ये क्या होता है, कौन सा केमिकल है, तो ये है एल्कोलाइड। कहाँ से प्राप्त होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉर्म ऑफ। देखिए ये भी पूछा जाता है किससे प्राप्त होता है, कॉर्म से, ऑफ प्लांट का नाम है कॉल्चिकम
कॉल्चिकम ऑटमनेल, ये हुआ इसका लैटिन नेम। अब फैमिली भी यहाँ पे लिखेंगे लिलिएसी फैमिली। तो देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन हो गया। क्यों ये डबलिंग करता है? स्पिंडल फाइबर को ही नष्ट कर देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअली इट डिस्ट्रॉय स्पिंडल फॉर्मेशन इन मेटाफेज। अब मेटाफेज में नष्ट हो जाता है तो ये वाला जो आगे वाला फेज रिडक्शन का ये नहीं हो पाता। अब इस तरह को ये किसने बताया था ये सब बातें? टोल्ड बाई AF ब्लैकेस्ली। तो यहाँ पे ये पूरा आपने इसको देख लिया और सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कौन सा फेज आता है? टीलोफेज फर्स्ट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट है हमारा टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट ये लास्ट फेज है, इसको भी डायग्राम से ही देखना पड़ेगा। अब जब ये फेज आता है तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको कंस्ट्रिक्शन के साथ सेल को बनाना है। ये देखिए अब होगा क्या, ये जो क्रोमोसोम इस तरह से था यहाँ पर, इसको अब हम इस तरह से बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे बन गया ये। इसके बाद यहाँ पे ये वाला इसका दूसरा क्रोमोसोम, इसके साथ यहाँ पे ब्लैक है तो ये ब्लैक। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्रोमोसोम की थिकनेस क्या हो जाएगी? कम होते जाती है, इसलिए आप इसको पतला बना सकते हैं। अब देखिए ये बन गया क्रोमोसोम। अब इसके चारों ओर क्या डेवलप होना शुरू हो जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर करेगा। देखिए यहाँ पर ये रीअपियर कर रहा है, न्यूक्लियोलस भी रीअपियर कर चुका है और यहाँ पर ये साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो गई है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या, ये 2 सेल बन गया है। तो इसके बाद यहाँ पर इस डायग्राम को भी बना लेते हैं। ये हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। तो अगर साइटोकाइनेसिस हो जाए यहाँ पर तो कुछ इस तरह का सेल मिलेगा। 2 सेल यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा और ये हो जाएगा इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसका न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोलस। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स को बना लेते हैं। अब थोड़ा सा पतला हो जाएगा क्रोमोसोम यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए। अब यहाँ पर भी इस तरह से ये देखिए क्रोमोसोम हो गया और ये हो गया डायडाप्टर। 2 सेल मिल गए तो इसको बोलते हैं 2 डॉटर सेल्स या बोल सकते हैं डायड सेल्स। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है, पहली बात आपको समझना है, ये एंड ऑफ प्रोफेज फर्स्ट है। प्रोफेज फर्स्ट का ये लास्ट फेज है। टीलो का मतलब होता है एंड। इसमें क्या क्या होगा? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या हो जाएगा? रीअपियर कर जाएगा। यानी कि जो सब प्रोफेज फर्स्ट में हुआ था वो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा और साथ में साइटोकाइनेसिस भी इसके बाद से शुरू हो जाएगी। एंड साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स। तो इतना पॉइंट आपको इसमें समझना है। तो जो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है, ये वाला, ये जो यहाँ पे था ये एरो वाला पार्ट, ये साइटोकाइनेसिस ही तो है। दिस इज साइटोकाइनेसिस। अब आपको ये समझना है कि मियोसिस में तो 4 सेल बनता है, यहाँ पर तो 2 ही सेल बना। अभी इसके बाद एक और डिवीजन होगा, वो है मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड क्यों होता है इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। ये जो क्रोमोसोम देख रहे हैं ये कैसे दिख रहा है? ये आप देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है। तो इसको हमने हाईलाइट किया है। तो यहाँ पर देखते हैं, इन द डॉटर सेल, each chromosome has 2 chromatids and it should not be so। ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक। हेंस टू सेपरेट देम another division is required which is known as ये किस नाम से है? ये है meiosis second, which is similar to normal माइटोसिस। ये अब हमको देखना है मियोसिस सेकंड, तो यहाँ पे ये हेडिंग है मियोसिस सेकंड। इसको और किस नाम से बोलेंगे? आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीज़न, या फिर इसको क्या बोलेंगे? होमोटिपिक डिवीज़न, क्योंकि ये किसके जैसा है? माइटोसिस के जैसा। होमोटिपिक, होमो का मतलब होता है सेम, टाइप, टिपिक का मतलब पैटर्न, यानी कि सेम पैटर्न में। तो इसके कुल कितने फेजेज हैं? इसको आप पहले भी देख चुके हैं। प्रोफेज सेकंड होगा इसके, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, और यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा टीलोफेज सेकंड। तो इसको फटाफट डायग्राम से देख लेते हैं, ज़्यादा इसमें डिस्क्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल माइटोसिस के जैसा ही है। तो 2 सेल यहाँ पे बन चुका था, तो 2 सेल को ही लेकर चलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक सेल ये ले लिया और दूसरा सेल यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं। ये किसके बाद है? यहाँ पे क्या हो गया है? मियोसिस फर्स्ट के बाद ये 2 सेल इस तरह से हमको मिला। मियोसिस फर्स्ट के बाद ये हमको 2 सेल मिला था, उसी को यहाँ पे हमको लेके चलना है। तो ये हो गया दूसरा सेल, यहाँ पर इस तरह से हो गया। ये दोनों सेल मियोसिस फर्स्ट के बाद बना हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था? ये था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें हमने 2 क्रोमोसोम लिए थे, एक ये ब्लू वाला था, एक इधर रेड वाला, इधर की ओर इसके लिए हमने ग्रीन, और यहाँ पे लिया था ब्लैक। अब यहाँ पे इसको एंटर करवा देते हैं सीधे, कहाँ पर? मेटाफेज में, इसमें एंटर करवा देते हैं। ये अपने आप क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहीं से आपको समझना है। तो मेटाफेज सेकंड में बिल्कुल वैसे बनाना जैसे माइटोसिस में था। तो देखते डायग्राम यहाँ पे कैसे इसका बनेगा। मेटाफेज की खास बात ये है कि क्रोमोसोम कहाँ पर लग जाएंगे? इक्वेटर पर। अब न्यूक्लियोलस और यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है यहाँ पर तो गायब हो जाता है, तो यहाँ पर अब नहीं बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम कहाँ पे लग जाएगा? इक्वेटर पे। ये देखिए इक्वेटर पर लग गया यहाँ पर। ये ब्लू वाला भी यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पर हो गया ये क्रोमोसोम इस तरह से इक्वेटर पर लग गया। और ये आपको पता है कि यहाँ पर ये है इसका एस्टर, ये एस्टर, ये फटाफट इस तरह से हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये कंटिन्यूस फाइबर, डिसकंटिन्यूस फाइबर, ये देखिए, और यहाँ पे इस तरह से ये इसके फाइबर निकले हुए हैं। तो ये हो गया मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड के बाद क्या आएगा? एनाफेज सेकंड। अब एनाफेज सेकंड में देखते हैं, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही क्रोमेटिड है इन दोनों के लिए। अब यहाँ पे सेपरेट होकर के अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट हम अलग करके अपोजिट पोल की तरफ भेज दे रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर इसमें यहाँ पे इस तरह से ये है इसका टैक्टाइल फाइबर। ये देखिए छोटा बनाएंगे, यहाँ पे बड़ा था, थोड़ा यहाँ पे छोटा बनाएंगे, और इसके क्रोमोसोम को यहाँ पर इस तरह से अलग कर देंगे। देखो नीला, ये अब ये नीला अलग होकर के इधर जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 2 क्रोमेटिड था, अब यहाँ पे 1 हो गया क्योंकि सेंट्रोमियर डिवाइड हो चुका है। अब यहाँ पर कैसा हो जाएगा?
ये ब्लैक वाला यहाँ पे अलग कर देते हैं, यहाँ पर भी ब्लैक वाला अलग हो जाएगा। अब लास्ट में देखिए ये क्या हो गया, टीलोफेज सेकेंड हो गया। इसके बाद हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। अगर साइटोकाइनेसिस हो जाए तब क्या होगा, टीलोफेज के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। अगर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो यहाँ पर सेल कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए ये सेल हो गया। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे फिर से आ जाएगी, ये न्यूक्लियोलस आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस। अब क्रोमोसोम यहाँ पर बना लेते हैं। एक ये देखिए, एक ये यहाँ पे पतला क्रोमोसोम बनाना है क्योंकि ये अब पतला होने लगेगा। तो ये देखिए ये हो गया। जैसे इस एक सेल से दो यहाँ पे सेल बना हुआ है, उसी प्रकार से अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो भी ऐसे ही चलेगा ये। और इस तरह से यहाँ पर 4 सेल बन जाएगा। अब 4 सेल अगर बन जाएगा तो इसको बनेगा, एक सेल ये हो गया और एक सेल यहाँ पर ये हो गया। इसमें देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस। अब यहाँ पे क्रोमोसोम रेड और ब्लैक की तरह से चलना है। यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये देखना है हमको। जैसे ये क्रोमोसोम का कलर है वैसे यहाँ पर रखेंगे तो ये ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया, और यहाँ पर इस तरह से ब्लैक हो गया। ये तो देख रहे हैं कि सब अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या बन गया है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन गया है। यानी कि सब n होगा, ये n होगा, ये n होगा, ये n होगा। ये कितने हो गए, 4 सेल। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। आप एक सेल से चल रहे हैं, ठीक, और इसमें हो जाए कंप्लीट मियोसिस, तो इससे बनेगा 4 हैप्लॉइड सेल्स। यहाँ पे देख रहे एक सेल शुरुआत से लेकर 4 सेल यहाँ पे बन गया। माइटोसिस में क्या, एक सेल से केवल 2 सेल बनता है। अब इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, लास्ट है ये सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस क्या करता है, रीस्टोर्स द प्लॉइडी in progeny similar to पेरेंट में अगर ये 2n था तो ये प्रोजेनी में भी 2n हो जाता है। जबकि ये कैसे बनता है, इवन प्रोजेनी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हैप्लॉइड गैमीट्स। कौन सा गैमीट होगा, एक होगा मेल गैमीट और दूसरा होगा फीमेल गैमीट। एक तो ये हुआ कि ये प्लॉइडी को रिस्टोर करता है। दूसरी खास बात क्या है, दूसरी खास बात ये है कि ये वेरिएशन को क्रिएट करता है। मियोसिस क्रिएट्स वेरिएशन ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है, क्रॉसिंग ओवर, एंड दस हेल्प इन इवोल्यूशन। तो इस तरह से आपने पूरा कंप्लीट मियोसिस देख लिया।